हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पीडी ब्रेन्स। और यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शंस का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज बेस्ट स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। और हम इस अपने टॉपिक की ओर चले उससे पहले हम एक कविता से शुरुआत करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये कविता क्यों सुनाई। सारे जहां से अच्छा यानी हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती इतनी है कि जिसे बखान ही कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने सिंबल एंड आइकन्स ऑफ इंडिया के इस क्लास में भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जितना विस्तार से हो सके, जितना इंटरेस्टिंग हो सके बताने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, पता लगेगा आपको कि टाइगर क्यों हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लैग की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। और इतना मजा आने वाला है आपको, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे क्रांतिकारियों ने और हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने देश को आजादी दिलाने में और ये सभी कुछ का स्ट्रक्चर तैयार करने में क्या क्या बलिदान किया, क्या क्या सेक्रीफाइस किया, ये सभी बातें आपको जानने को मिलेंगी। और अब तक अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ने में नहीं मजा आया तो इसमें सर की कोई गलती नहीं है, ये गलती है आपको ये टॉपिक पढ़ाने वालों की। तो बच्चों चलते हैं। हमारा तो ध्येय यही है कि प्राइमरी एजुकेशन को हम बेस्ट एजुकेशन बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं कि पहले हमें किस राष्ट्रीय चिन्ह को पढ़ना है। पहले देखना हमें ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया क्या होता है? बच्चे कहेंगे कि सर रिपब्लिक, ये ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी गणतंत्र भारत, ये कहां से आया? हमें तो भारत पता है, हमें तो भारत पता है, इंडिया पता है। लेकिन बेटा, ऑफिशियल नेम कौन सा नाम होता है जिस नाम से आप पूरे विश्व में जाने जाते हैं? यानी वर्ल्ड में आप कहीं भी जाने जाएंगे अगर, तो आपको कोई भारत के नाम से नहीं, आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत गणराज्य के नाम से जानेगा। यानी भारत ऐसा देश जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया है। देखते हैं, ये हमारा भारत देश जम्मू एंड कश्मीर, इसका ताज कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी अलग। ये हमारे ईस्टर्न स्टेट्स, ये गुजरात यहाँ पर, ये ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, ये हुआ हमारे माँ भारती का नक्शा। और देखते हैं ये क्या है बीच में बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे ही भारत को आजादी मिली इन 1947, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने एक संविधान सभा का गठन किया और उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? बेटा मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो एक आदमी तो इतने बड़े देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकता, तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी तब के कुछ बुद्धिमान लोगों ने एक ग्रुप बनाया और कहा कि हम भारत का संविधान, एक रूल बुक तैयार करेंगे जिस पर पूरा भारत चलेगा, जिस पर पूरा भारत चलेगा। सभी लोग उन नियमों को फॉलो करेंगे, उन लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे राइट्स देता है, जैसे बच्चों को, आप लोगों को पढ़ने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, ये सारी चीजें, कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें मिलती है रूल बुक ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है हमारे देश में, यानी किसी भी देश में जहां उनका संविधान बना है, जिस भी देश ने अपना संविधान बनाया, संविधान से सर्वोपरि कुछ नहीं, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सर्वोपरि होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बताएंगे इनके बारे में कभी आपको। अम्बेडकर सर उस संविधान सभा के क्या बने? अम्बेडकर सर संविधान सभा के क्या बने? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए, यानी जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेगी उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर सर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और संविधान सभा के, पूरी सभा के अध्यक्ष थे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ सकता है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कुछ बुद्धिजीवियों के समूह ने क्या तैयार किया? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल दिए गए। आर्टिकल 1 से क्या आया? भारत का रिपब्लिक नेम। आर्टिकल यानी अनुच्छेद, कुछ रूल बुक में पॉइंट्स दिए गए, यानी आर्टिकल 1 में दिया गया कि भारत का नाम क्या होगा।
तो आप भारत का नाम है भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो आता कहां से है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि भारत का ऑफिशियल नेम यानी इंडिया का ऑफिशियल नेम ऑफ अवर कंट्री है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। अपने पापा के पासपोर्ट पे चेक कीजिएगा, उस पर लिखा होगा भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पासपोर्ट पर कभी भी इंडिया नहीं लिखा होगा, पासपोर्ट पर लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत गणराज्य। हम जर्मनी जाएं, अमेरिका जाएं, जापान जाएं, कहीं भी जाएंगे विश्व में, तो हमें जाना जाएगा कि ये व्यक्ति रिपब्लिक ऑफ इंडिया से आए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक समूह बनाया, उस समूह में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। देखो कितना जीके आपको बढ़ रहा है, इससे कितनी नॉलेज आ रही है आपको कि एक आपके क्वेश्चन में कितने सारी इसके पीछे कितनी हिस्ट्री है ना। रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं आया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन की एक समूह बना जिसे संविधान सभा कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी हमारे प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र बाबू जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष यानी चेयरमैन रहे। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन यानी होल सोल पूरी कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी और जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 ने बताया कि भारत का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और टोटल कितने आर्टिकल हैं हमारे संविधान में, कितने आर्टिकल लिखे गए थे ओरिजिनली, 395 आर्टिकल। कितने आर्टिकल थे, 395। फिर आप फर्दर और पढ़ेंगे जब इसके बारे में एडवांस क्लासेस में आपको और जानकारी मिलेगी। 395 आर्टिकल। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन की होती है किससे, प्रियम्बल से। किससे होती है, प्रियम्बल से। उसके बाद ये आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। ये प्रियम्बल यानी हम भारत के लोग, है ना, ऐसे करके एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, और इसे आत्मा भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहां से आया, सर ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ साथियों ने। उस संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष हुए। देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे सिंबल एंड आइकन में, अशोक चक्र। ये अशोक चक्र आपको दिख रहा है, ये अशोक चक्र है हमारा, क्या है ये अशोक चक्र, कहां से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। आता है क्वेश्चन कि अशोक चक्र ऑन नेशनल फ्लैग इज टेकन फ्रॉम सारनाथ। अशोक चक्र की कहानी जानेंगे। अभी आप जान लीजिए कि 24 इसमें स्पोक्स होते हैं। क्या होते हैं, 24 स्पोक्स। अब ये सारनाथ से लिया गया। सारनाथ कहां पे है, सारनाथ में अशोक का चक्र है। सर ये समझ नहीं आया, देखिए सारनाथ में अशोक का एक पिलर है, क्या है, पिलर। उस पिलर पे उल्टा ऐसे करके लोटस बना हुआ है, उल्टा लोटस बना है। उस लोटस के ऊपर देखिए ये सारनाथ के ऊपर इस तरह का कुछ स्कल्पचर रखा हुआ है, इस तरह का। इसमें क्या क्या है, देखिए क्या क्या है इसमें, ये शेर दिख रहे हैं आपको, ये चक्र दिख रहा है आपको। तो इसी चक्र को क्या कहा गया, धर्म चक्र। ये किसने बनवाया था, ये अशोक के पिलर से लिया गया। 261 बीसी यानी 261 बीसी में एक सम्राट हुआ अशोक। कलिंग वॉर जीतने के बाद, कलिंग का वॉर जीतने के बाद अशोक का मन परिवर्तित हुआ, बुद्धिज्म की तरफ गया। बुद्धिज्म यानी बुद्ध जी को मानता था, बुद्ध जी को फॉलो करता था, उन्हीं को बुद्धिज्म की सिंबलाइज करते हुए इसने यहाँ पर क्या बनाया, अशोक का एक स्तंभ बनाया जो वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर है। देखिए इस तरह का एक स्कल्पचर है स्तंभ पर, है ना, सर्कुलर स्कल्पचर है, ये सर्कुलर है। ठीक है बेटा, अभी आपको दिखाएंगे जब हम बात करेंगे लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ यानी नेशनल एम्बलम की। अभी हम बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है अशोक चक्र इन नेशनल फ्लैग इज टेकन फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट। तो सारनाथ से लिया गया, अशोक के स्तंभ से लिया गया। और कहां से, देखिए अशोक के स्तंभ में लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ के नीचे ये धर्म चक्र था। बुद्धिज्म में इसको धर्म चक्र मानते हैं। ठीक है, ये 24 स्पोक्स जो अशोक चक्र के है ना, ये 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अपने देश की प्रकृति में, अपने देश की प्रगति में हमें 24 घंटे काम करना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स काम करते हैं 24x7, आर्मी काम करती है 24x7,
24/7 जो भी काम कर रहे हैं, देखिए ये सब अपने देश की प्रगति में काम हो रहा है ना। 24 घंटे निरंतर देश के विकास के बारे में सोचना, देश की सुरक्षा के बारे में सोचना, ऐसा अशोक चक्र हमें विकास, सतत विकास यानी लगातार ग्रेजुअली विकास करना सिखाता है। तो अशोक चक्र कहां से लिया गया बेटा? सारनाथ के अशोक के पिलर से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ध्वज से ऊपर कुछ नहीं। नेशनल फ्लैग, अभी नेशनल फ्लैग की बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे? ये नेशनल फ्लैग कहां से आया, किसने इसको डिजाइन किया, ये नेशनल फ्लैग पहली बार होस्ट कब किया गया और पहली बार अडॉप्ट कब किया गया, तो इसको देख लेते हैं बेटा। नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया पहली बार 1921 में सर पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया में, ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आंसर तो कोई भी दे देगा। विच इज अवर नेशनल फ्लैग, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लैग? ट्राई कलर फ्लैग। लेकिन जो बच्चे ऑर्डिनरी बच्चों की तरह रहेंगे, वो सैनिक स्कूल की एग्जाम को क्रैक थोड़ी कर पाएंगे, उन्हें नेशनल फ्लैग की सभी खासियत पता होनी चाहिए। नेशनल फ्लैग का रेशो होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी रेशो होता है 3:2। नेशनल फ्लैग का रेशियो क्या होता है? 3:2। लंबाई और चौड़ाई, यानी इसकी लंबाई होनी चाहिए 3 मीटर, अगर मान लीजिए है, तो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 2 मीटर। देखिए ऐसे होता है, थोड़ी कुछ भी उठाया नेशनल फ्लैग बना दिया, नहीं। नेशनल फ्लैग हमेशा रूल एंड रेगुलेशन से बनता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से ही उसको बियर किया जाता है, यानी उसको हाथ में लिया जाता है। ऐसे ही नहीं कैसे भी आपने उठाया नेशनल फ्लैग को होल्ड कर लिया। नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है, बिल्कुल। एक तो इसका सबसे बड़ा रूल है कि नेशनल फ्लैग हमेशा सीधा रहेगा और ऊंचा रहेगा, नेशनल फ्लैग से ऊपर कुछ भी नहीं, ठीक है। नेशनल फ्लैग, पिंगली वेंकैया सर गए महात्मा गांधी जी के पास, इन्होंने एक फ्लैग डिजाइन किया और महात्मा गांधी जी को दिया। उस फ्लैग पर बना था चरखा, ये चक्र नहीं था, चरखा बना हुआ था। क्या था? चरखा। अब आपको एकदम क्लियर दिखाते हैं, 3:2 तो रेशो होगा इसका, 3:2 रेशो होगा फ्लैग का, ठीक है। फ्लैग का रेशो 3:2 होगा। एंड देखिए इसके बाद में इन्होंने पिंगली वेंकैया सर ने 1921 में फ्लैग को डिजाइन किया। इस फ्लैग पे चरखा, यहाँ पे चरखा बना हुआ था, जो ये महात्मा गांधी जी के पास लेके गए। गांधी जी ने देखा और गांधी जी ने कहा कि भाई यहाँ पर जो चरखा लगा हुआ है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ और हमें चेंज करना चाहिए। आपके कलर्स तो अच्छे हैं। इन्होंने कहा कि सर सैफरन जो होगा ना, इन्होंने पिंगली वेंकैया सर ने कहा जो सैफरन होगा वो हिंदू का प्रतीक होगा, केसरिया रंग हिंदुइज्म का प्रतीक होगा, और ये हरा रंग मुस्लिम्स का प्रतीक होगा, और व्हाइट में क्रिश्चियनिटी एंड अदर्स आ जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद गांधी जी ने कहा नहीं, नेशनल फ्लैग कभी भी धार्मिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नेशनल फ्लैग में ये जो होगा ये सेक्रीफाइस का प्रतीक होगा, यानी स्ट्रेंथ और करेज। किसका प्रतीक होगा? स्ट्रेंथ और करेज का। और ग्रीन जो होगा वो ग्रोथ का, क्योंकि हरियाली देश है ना हमारा, किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश था हमारा, अभी भी है कृषि प्रधान देश। तो हम ग्रोथ और फर्टिलिटी, ग्रोथ और फर्टिलिटी को कौन शो करता है? ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, ग्रीन कलर। और केसरिया रंग स्ट्रेंथ और करेज को दिखाता है। किसको दिखाता है? स्ट्रेंथ एंड करेज को केसरिया रंग दिखाता है। और पिंगली वेंकैया सर को यह बात बहुत अच्छी लगी, बोला ठीक है गांधी जी, हम इस फ्लैग को इसी तरह सिंबलाइज करेंगे कि सैफ्रॉन फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज, पीस एंड ट्रूथ के लिए व्हाइट, यानी हमारे देश को व्हाइट कलर, पीस एंड ट्रूथ, यानी हम बहुत शांत देश हैं, हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमें आंख दिखाया, तो पता है ना इस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर है हमारे? पता है ना? मोदी जी। मोदी जी तो आंख दिखाओगे तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। उधर चीन ने आंख दिखाई थी और देखा क्या लगा दिया वहां, तुरंत फोर्स लगाई, ले आके ब्रह्मोस तैनात कर दिया। आओ अब, आओ अब, चीन अपने आप पीछे हट गया। तो मोदी जी से पंगा नहीं लेना है ना। तो अब राज आ गया मोदी जी का, अमित शाह जी का। तो अब तो फिर हम आंख देख ही नहीं सकते है ना। तो ये जो व्हाइट कलर है ना, ये ट्रुथ, ये व्हाइट कलर पीस एंड ट्रुथ, यानी सच्चाई और शांति। यानी ना हम आंख झुकाकर बात करेंगे, ना हम आंख उठा के बात करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन इंडिया की एक पहचान रही है बेटा, इंडिया ने किसी पे आज तक अटैक नहीं किया है, और ये हमारी पॉलिसी कि हम पहले किसी पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हमारे से अगर किसी ने
खिलवाड़ किया या अटैक किया तो फिर हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। वीरों का देश है ना, इसीलिए तो देखो सेक्रीफाइस ऊपर है, बता दिया उनको कि ये बात ध्यान रखना, सेक्रीफाइस ऊपर है, उसके नीचे फिर हमारा पीस है, शांति। तो बलिदान देख के ही सबको पता चल जाता है कि भाई इनसे पंगा नहीं लेना, दे आर इंडियंस। तो ग्रोथ और फर्टिलिटी, ग्रीन कलर, तो तिरंगे झंडे की एक खासियत ग्रोथ और फर्टिलिटी को दर्शाता है ग्रीन कलर, ये हुआ। अब सर 1921 में पिंगली वेंकैया सर ने तिरंगा झंडा तो दे दिया, क्वेश्चन एक और आता है कि तिरंगे झंडे को सबसे पहले फॉरेन में यानी विदेशी धरती पे किसने फहराया? तो सबसे पहले विदेशी धरती पे तिरंगे झंडे को फहराया था 1907 में। तब इसमें चक्र नहीं था, ये चक्र कहां से आया हम आपको बताएंगे। तब इसमें चक्र नहीं था, तो चरखे को हटाया गया, पिंगली वेंकैया सर ने चरखा लगाया था, इन्होंने, गांधी जी ने बोला नहीं इसमें कुछ और डालते हैं, क्योंकि लोग सोचेंगे कि कांग्रेस के झंडे को, तब तो कांग्रेस था ना, तब तो पार्टी कांग्रेस थी, बड़ी पार्टी, तो लोग सोचेंगे कांग्रेस के झंडे को देश का झंडा बना दिया इन लोगों ने। तो पिंगली सर ने क्या किया, इसमें चक्र डिजाइन करके डाला था, लेकिन ये चक्र किसने दिया था, किसने डिजाइन किया था, वो आपको बताएंगे। 1907 में सबसे पहले स्टुटगार्ट है जर्मनी में, कहां पे, स्टुटगार्ट। 1907 में स्टुटगार्ट में मैडम बीकाजी कामा ने, किसने, मैडम बीकाजी कामा ने सबसे पहले झंडे को फहराया। सबसे पहले मैडम बीकाजी कामा ने, किसने फहराया था, मैडम बीकाजी कामा। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले होस्ट किया था इस फ्लैग को 1907 में, स्टुटगार्ट सिटी है जर्मनी में, वहां पे। और इन्होंने क्या कहा था, ह्यूमन राइट्स की बात की थी, फ्रीडम की बात की, इक्वालिटी की बात की ब्रिटिश राज से, कि हमारे भारत को आप आजाद करिए। ह्यूमन राइट्स की बात की, मानवाधिकार दीजिए, मानवों जैसा बर्ताव कीजिए। दूसरी बात इक्वालिटी की बात की कि हमारे साथ भेदभाव मत कीजिए। फॉरेन में जाके झंडा फहरा देना इंडिया का और ये सब मांग उठा देना बहुत बड़ी चुनौती थी ब्रिटिश सरकार को। तो मैडम को हम सैल्यूट करते हैं, मैडम बीकाजी कामा 1907 में। 1921 में फिर पिंगली वेंकैया सर आए, प्रोफेसर थे ये, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पिंगली वेंकैया सर ने 1921 में चरखे वाला तिरंगा दिया, लेकिन चरखे वाले तिरंगे में ये चक्र किसने डाला, तो उनका नाम था लाला हंसराज। क्या नाम था, लाला हंसराज जी। ये भी उस समय के एजुकेशन में काम करने वाले बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, गांधीयन थे, गांधी जी को मानते थे। इन्होंने गांधी जी को बोला हम एक काम करते हैं, सारनाथ के अशोक के जो पिलर है सारनाथ में, वहां से धर्म चक्र को लेते हैं, क्योंकि 24 तीलियां उसमें डालते हैं और देखो 24 आवर्स की डेवलपमेंट करने का प्रतीक है, इसको हम इसमें डाल देते हैं व्हाइट कलर में। और इसका नेवी ब्लू कलर क्यों किया गया, लाला हंसराज। अब आपको बताते हैं नेवी ब्लू कलर क्यों किया गया, पता है आपको, इसका कलर होता है नेवी ब्लू। क्यों क्यों होता है नेवी ब्लू कलर? देखिए आज से पहले आपने सोचा होगा ट्राई कलर फ्लैग में ऐसा क्या है जानने लायक, लेकिन कितनी बातें जानी, 3:2। सबसे पहले 1907 में किसने, सर मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी में इसको होस्ट किया, स्टुटगार्ट में। पिंगली वेंकैया 1922 इसको डिजाइन किया, चरखा था, चरखे को हटाया किसने, लाला हंसराज जी ने। किसने हटाया, लाला हंसराज जी ने चरखे को हटाया, लाला हंसराज जी ने। नेवी ब्लू कलर क्यों लिया, नेवी ब्लू कलर क्यों लिया, नेवी ब्लू कलर इसलिए लिया क्योंकि स्काई का कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू। ओशियंस का कलर क्या होता है, ब्लू। हमारे सी का कलर क्या होता है, ब्लू। तो ब्लू को यूनिवर्सल ट्रूथ यानी यूनिवर्सल कलर माना जाता है। देखो यूनिवर्सल कलर है ना भाई, यूनिवर्सल कलर हुआ ना, नेचुरल कलर हुआ ना, ओशियन, समझ रहे हैं आप, 71% ओशियन है अर्थ पे, ओशियंस का कलर ब्लू, सी का कलर ब्लू, और हमारे स्काई का कलर भी ब्लू। तो यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है ब्लू कलर को, इसीलिए नेवी ब्लू को बिल्कुल यूनिवर्सल सत्य माना जाता है। इसीलिए ट्रुथ और पीस की निशानी तो कोई क्या हुई, व्हाइट है पीस, और ट्रुथ क्या हुआ, कलर। तो पीस एंड ट्रुथ का ये जो हमारी बीच वाली पट्टी होती है तिरंगे झंडे की, ये पीस एंड ट्रुथ की निशानी होती है। तिरंगे झंडे को हमेशा आप राइट हैंड ऊपर रखेंगे, कभी भी उठाएंगे तिरंगे झंडे को, हमारे फ्लैग को हमेशा होस्ट करेंगे तो राइट हैंड ऊपर रहेगा आपका, यानी दाहिना हाथ ऊपर और लेफ्ट नीचे। ये नहीं आप कैसे भी उठा रहे, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। तिरंगे झंडे को हमेशा राइट कंधे पर लेकर ही रैली में चला जाता है। जो भी इसको बियर करके रखता है, बियरर ऑफ फ्लैग होता है, फ्लैग बियरर जो भी होगा, अगर फ्लैग को रखेगा तो अपने कंधे पर राइट साइड में रखेगा,
कभी भी लेफ्ट साइड में नेशनल फ्लैग को नहीं रखना चाहिए। नेशनल फ्लैग कभी भी झुका हुआ नहीं रहेगा, नेशनल फ्लैग हमेशा फहराता रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान और शान की निशानी है। नेशनल फ्लैग को आधा झुकाया जाता है किस कंडीशन में, जब महान व्यक्तियों की निधन हो जाते हैं, यानी राष्ट्र को कोई बहुत बड़ी क्षति होती है। जैसे महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, तो हमारे राष्ट्रपति भवन के, पार्लियामेंट के, सबके झंडों को क्या किया था, थोड़ा सा झुका दिया गया था, यानी हाफ होस्ट किया जाता है, आधा झुकाया जाता है उनके राष्ट्रीय शोक में, ठीक है, झंडे को झुकाया जाता है। ऐसे ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर भी राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ था और झंडे को आधा झुकाया था। तो ये सारी बातें हुई। पिंगली वेंकैया सर ने डिजाइन किया, लाला हंसराज जी ने अशोक चक्र दिया। 3:2 इसका रेशियो होता है। पहले होस्ट किया 1907 में जर्मनी स्टुटगार्ट में, फॉरेन में किसने, मैडम बीकाजी कामा ने, ठीक है। ये सारी बातें बताओ। ये तीनों जो इसके कलर्स होते हैं, स्ट्रेंथ एंड करेज फॉर सेफ्रॉन, पीस एंड ट्रुथ फॉर व्हाइट, एंड अशोक चक्र नेवी ब्लू, एंड ग्रीन जो होता है ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, यानी सदैव विकास। तो अद्भुत और इंपॉर्टेंट जानकारियां फ्लैग की आपको मिली बच्चों, पढ़कर कैसा लगा जरूर बताइएगा। वैसे मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर मटेरियल ब्रांडेड होगा ना तो अपने आप ही बिकेगा, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं बेस्ट। प्राइमरी एजुकेशन में बेस्ट देने वाली धारणा खत्म हो चुकी है। आज से पहले अगर आपको इसके बारे में इतना नहीं पता था तो ये गलती आपको पढ़ाने वाले टीचर्स की है, हमारी नहीं है, ठीक है। तो हम आपको देंगे बेस्ट प्राइमरी एजुकेशन, यही तो हमारा ध्येय है, यही तो हमारा लक्ष्य है, ठीक है बेटा। चलते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में, पढ़ लिया हमने। नेशनल एम्बलम को देखते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम है लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, दिख रहा है आपको, ये शेर, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। कितना, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है सारनाथ में। और वो जो अशोक चक्र लिया था ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अशोक चक्र कहां से लिया था, ये देख रहे हैं आपको, नेवी ब्लू कलर, 24 स्पोक्स, ये सब पता है ना आपको, 24 स्पोक्स, नेवी ब्लू कलर, ठीक है। और इसके 24 स्पोक्स 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिखाते हैं आपको कहां से लिया था। ये लिया था लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ से, यानी अशोक के स्तंभ से, जो कलिंग वॉर जीत के आया और बुद्धिज्म की सिंबलाइज करते हुए बुद्ध जी की याद में उसने अशोक स्तंभ बनवाया। कहां पर, बहुत जगह बनवाया। अशोक का स्तंभ जो सारनाथ में है, वहां से हमने लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ को लिया, क्योंकि ये शेर बहुत अच्छे लगे। बुद्धिजीवियों ने देखा कि शेर, अगर हम अपने नेशनल एम्बलम में शेरों को डालते हैं तो कोई और कंट्री अगर हमारा नेशनल एम्बलम देखेगी तो उसे पता लग जाएगा कि ये शेरों का देश है। अगर इनसे पंगा लिया तो देख रहे, करेज और बहादुरी, ये लॉयन किसकी निशानी है, पावर, करेज, यानी बहादुरी और शक्ति की निशानी ये लॉयन होते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चों को, देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है, आ जाएगा तो मेरे बच्चे आराम से कर देंगे, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ से लिया गया है ना, नेशनल एम्बलम लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें कितने लॉयन हैं ये आपसे पूछा जाएगा, लॉयन कितने हैं। अगर आपको ये वाली तस्वीर में दिखाऊं तो आपको वो चलेगा 1 2 3, 3 लॉयन नहीं होते, इसमें होते हैं 4 लॉयन, देखिए घूम रहे हैं ना, 1 2 3 4 लॉयंस होते हैं ऊपर। नीचे कितने व्हील्स होते हैं, नीचे कितने व्हील्स होते हैं देख लो, पूरे सारनाथ के हमारे लॉयन कैपिटल में 4 तो धर्म चक्र होते हैं, इसको व्हील्स को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र, है ना। अशोक चक्र तो जब ये फ्लैग में लगाए गए तब इसको अशोक चक्र कहा गया। अशोक ने तो पिलर बनाया था ये, इसीलिए अशोक का नाम दिया, और चक्र लिया वहां से उनके पिलर से, तो नाम दे दिया अशोक चक्र। देखिए इसमें जानवर दिख रहे हैं आपको, नीचे भी कुछ जानवर है ना, नीचे भी कुछ जानवर है। कौन कौन से जानवर है, एक लॉयन होता है नीचे, एक क्या होता है, लॉयन। बिल्कुल आराम से पढ़िए, समझिए, ये क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है एलिफेंट, एक होता है एलिफेंट, एक होता है इसमें ऑक्स यानी सांड, बुल, है ना, ऑक्स मतलब सांड, ठीक है, लॉयन, एलिफेंट, ऑक्स। एक होता है इसमें हॉर्स, ठीक है बेटा, एक होता है हॉर्स। कुछ भी नहीं छूटेगा, अगर नेशनल एम्बलम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। सारनाथ वाराणसी से दूर, अशोक का स्तंभ, वहां से लिया गया लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ से नेशनल एम्बलम। 4 एनिमल्स नीचे होते हैं, लॉयन, एलिफेंट, ऑक्स एंड हॉर्स। लॉयन, एलिफेंट, ऑक्स एंड हॉर्स,
ये चारों कुछ सिंबलाइज करते हैं। ये चारों क्या सिंबलाइज करते हैं देख लेते हैं। लॉयन तो क्या करता होगा, पावर एंड करेज। एलिफेंट करता है पावर और मेडिटेशन यानी शांति, मस्त रहता है ना हाथी, तो हम लोग मेडिटेटेड कंट्री है, हम लोग बिल्कुल शांत रहने वाले, बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। ऑक्स यानी बुल यानी हमेशा हार्डवर्क, मेहनत करते रहना, अपने विकास, अपने देश के विकास के लिए हार्डवर्क करते रहना, ऑक्स। और हॉर्स हमें बताता है स्पीड। हॉर्स क्या बताता है, स्पीड बताता है, स्पीड यानी रफ्तार में विकास करना। तो ये चारों हमारे नीचे एनिमल होते हैं। अब कोई कोई बच्चे देखते हैं कि हमें तो हमेशा नेशनल एम्बलम में 3 शेर दिखाई दिए, तो गलती से ऑप्शन 3 टिक करके आते हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो होते हैं परेशान, क्योंकि नेशनल एम्बलम में है 4 लायंस। अब ये 4 लायंस का मतलब क्या हुआ, आप देखिए कभी भी आपने किसी ऑफिसर के यहाँ पे देखा है नेशनल एम्बलम, जब भी कोई एएसआई रैंक पे होता है यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसे 1 स्टार लगता है, सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार लगता है, इंस्पेक्टर को 3 स्टार लगता है। कभी भी 4 स्टार नहीं देखे होंगे आपने किसी के कंधे पे, क्योंकि चौथा स्टार लगाना है ना, तो 4 स्टार के बराबर अकेला एक नेशनल एम्बलम होता है। 4 स्टार्स के बराबर अकेला एक नेशनल एम्बलम यहाँ पे लगा दो, 4 स्टार की पूर्ति हो जाएगी। यानी कैप्टन को लगे होते हैं 3 स्टार्स, कैप्टन को होते हैं 3 स्टार्स। जैसे ही वो मेजर बनता है उसको 4 स्टार थोड़ी लगाते, उसको क्या लगा देते हैं, नेशनल एम्बलम। यहाँ पे क्या लगता है, नेशनल एम्बलम। और आपने कभी गौर किया है, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग किसी के आगे नहीं झुकते, ये किसी आदमी के आगे नहीं झुकेंगे, देश में सबसे ऊपर है इनका स्थान। आप गौर कीजिए, जब कोई ऑफिसर अपनी कैप लगा के रखता है, उस पर नेशनल एम्बलम होता है कैप पर, वो किसी के भी पैर छुएगा, किसी के भी पैर छुएगा, किसी को भी सैल्यूट करेगा, अपनी कैप उतार देता है, अपनी कैप उतारता है, क्योंकि एम्बलम नहीं झुक सकता किसी के आगे। नेशनल एम्बलम लगा है उस कैप पे, अगर वो अपने मम्मी पापा का ही पैर छू रहा है या अपने गुरु के पैर छू रहा है, कैप को उतारेगा, उसके बाद पैर छुएगा। ये वैल्यू है हमारे नेशनल एम्बलम की। और अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को इन नेशनल सिंबल्स को पढ़ने के बाद या इनको जानने के बाद इनके प्रति सम्मान नहीं आता, तो देशभक्ति उसके अंदर नहीं है। फिर समझ लीजिए, देशभक्ति नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश ही सर्वोपरि है। तो नेशनल एम्बलम की सारी बातें अब तक आपको नहीं पता थी, तो आप जान लीजिए। 4 लॉयन, नीचे 4 चक्र होते हैं, 4 व्हील्स, और 4 एनिमल मैंने बता दिया, एलिफेंट, ऑक्स, हॉर्स एंड क्या होता है, एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्स एंड एक और लॉयन होता है। देख लीजिए, ये रहा आपके सामने सारनाथ से, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ से नेशनल एम्बलम लिया गया। और ये कब लिया गया था, अडॉप्ट कब किया गया, 26 जनवरी। कब किया गया, 26 जनवरी 1950, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम को भारत का, इसको लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ को भारत का नेशनल एम्बलम अडॉप्ट कर लिया गया, मान लिया गया। ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया हमने 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, ऐसे ही आपको पढ़ना है एक एक चीज डीप में। नेशनल मोटो, नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। उपनिषद पढ़ाए आपको मेजर रिलीजियंस में, हैं उपनिषद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, है ना, 4 वेद। तो मुंडको उपनिषद से, कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन आता है बेटा, आपसे नेशनल मोटो पूछेगा नहीं, हो सकता है आपसे पूछे कि किसी बच्चे को आसान क्वेश्चन आ जाए सेट में कि विच इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, आप कह देंगे सत्यमेव जयते, लेकिन आएगा सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, कहां से लिया गया। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से लिया गया, उपनिषद से। और उपनिषद में भी अगर आपसे पूछता है कौन से उपनिषद से, तो 108 उपनिषद सर ने बताए, 108 में से मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से, मुंडको से, मुंडको, मुंडको उपनिषद, वैसे क्लियर करके लिखता हूं, मुंडको, मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है बेटा, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया। यानी नेशनल मोटो हमारा सत्यमेव जयते ये बताता है कि सत्य ही सर्वदा जीतता है, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही अंत में जीत होती है, ट्रुथ विंस। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया कहां से, नेशनल मोटो मुंडको उपनिषद से। और किसमें लिखा हुआ ये, देवनागरी लिपि में। किसमें लिखा है, देवनागरी, मुंडको उपनिषद से देवनागरी लिपि में। अब देखते हैं बेटा, देवनागरी लिपि जो होती है ना, वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी भी देवनागरी की लिपि,
हिंदी की लिपि क्या देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी। देख लेते हैं नेशनल मोटो, ये हो गया। ये नेशनल मोटो हमेशा लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ के नीचे लिखा हुआ होता है, देख रहे हैं आप, ये रहा, ये हमारा नेशनल मोटो है। ये हमारे 4 लॉयंस क्या है, 4 लॉयंस, देखिए आपको रिवाइज हो रहा है ये। और ये 4 व्हील्स होते हैं यहाँ पर, 4 व्हील्स के बाद ये 4 जानवर होते हैं, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट। सामने दिखता है आपको क्या, एलिफेंट एंड हॉर्स, ऑक्स, और एक होता है लॉयन। देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें नेशनल मोटो के बाद नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या होता है? नेशनल एंथम एक कविता होती है तो देश का बखान करती है। क्या सर किसी भी कविता को नेशनल एंथम बना दिया जाएगा? नहीं बेटा, नेशनल एंथम हम किसी भी कविता को नहीं बना सकते। देखिए ये हमारे भारत के कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेशनल एंथम 1861 में आपका जन्म हुआ, पहले जान लेते हैं। 1861 में नेशनल एंथम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा? नेशनल एंथम। 1861 में आपका जन्म हुआ, आप गांधी जी से 8 साल बड़े थे। गांधी जी का जन्म कब हुआ होगा फिर? 1869 में। इन्होंने राष्ट्रगान लिखा। अब किसी भी कविता को राष्ट्रगान थोड़ी बना दिया जाएगा, तो ऐसी क्या खासियत थी इसमें कि इसको ही राष्ट्रगान बनाया गया? इसको आपको समझाते हैं, देखते हैं। राष्ट्रगान वह कविता होती है जो किसी भी देश की जियोग्राफी को यानी उसकी लोकेशंस को बखान करती है। देखते हैं, देखिए ये क्या है हमारा? पंजाब। तो जब राष्ट्रगान लिखा गया तो ये पाकिस्तान भी पूरा का पूरा हमारे पास था। और ये है हमारा सिंध। क्या है हमारा? सिंध। ये हमारा गुजरात, गुजरात। ये महाराष्ट्र का मराठा, महाराष्ट्र को क्या कहते थे? मराठा। ये इसके नीचे पूरा दक्षिण भारत यानी द्राविड़। क्या था? द्राविड़। ये हमारा उड़ीसा यानी कलिंग था तब का, उत्कल, कलिंग को उत्कल कहा। और ये बंगाल यानी बंगा। तो राष्ट्रगान सबसे पहले बंगाली में लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान को लिखा और बंगाली में लिखा। और इसमें क्या क्या खूबियां डाली देखिए आप। ये हिमाचल रेंज, ये हिमालय रेंज, हिमाचल यहां से लेके देख रहे हैं आप, हिमालय रेंज। और ये हमारा विंध्य माउंटेन यहां से, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है, विंध्य माउंटेन हमारा यहां से यहां तक। देख लेते हैं इसको किस तरह लिखा गया, देखिएगा। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। समझ रहे हैं आप? तो जनगण मन कैसे लिखा गया है? किस कविता को नेशनल एंथम बनाया जाएगा? नेशनल एंथम उस कविता को बनाया जाएगा जो हमारे देश की जियोग्राफी को, उसके कल्चर को क्या करेगा? बखान करेगा, उसके बारे में हमें बताएगा। यानी भारत का पूरा गुणगान राष्ट्रगान ने गा दिया। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस महान कविता को राष्ट्रगान के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया। कब एडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और रविंद्रनाथ जी ने पहली बार राष्ट्रगान गाया था 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब आपको समझ में आया होगा कि अभी तक आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन में क्या चीजें नहीं सीखी, क्या चीजें खोई हैं। लेकिन बच्चों आपको घबराना नहीं, द स्पीडी ब्रेन्स आपके साथ है और आपके सर आपके साथ हैं। हम आपके लिए रिसर्च करके लाते हैं कंटेंट, सभी चीजों की पूरी जानकारी, ताकि हमारे बच्चों को आगे चलकर अपने जीवन में कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन्स को लेकर दिक्कतें ना आए। और ज्ञान कभी भी अधूरा बेटा खतरनाक होता है। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने, देखिए मैं आपको बताता हूं, 1835 में ना लॉर्ड मैकाले, ये बड़े चालाक थे अंग्रेज, लॉर्ड मैकाले। इसने ऐसी शिक्षा पद्धति लाई भारत में, इसने कहा कि ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जिस कॉलेज में होता है उस कॉलेज को बंद कर दिया जाए, वेस्टर्न सिस्टम के एजुकेशन को डेवलप किया जाए। वेस्टर्न सिस्टम की एजुकेशन जो है ना बेटा, वो हमारे लिए किसी हद तक ठीक है पर बहुत हद तक खतरनाक है, क्योंकि इसने एजुकेशन के जो रूट्स उनको खत्म किया। यानी आज की एजुकेशन में बच्चों को रूट्स नहीं पढ़ाया जा रहा। ये चीज कहां से आई? रिपब्लिक ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 से आया, नेशनल एम्बलम सारनाथ से लिया गया। क्यों लिया गया? अशोक के बारे में, बुद्ध के, ये बताना चाहिए प्राइमरी के बच्चों को। अगर कोई नहीं बता रहा है तो आपके साथ नाइंसाफी हो रही। लेकिन द स्पीडी ब्रेन्स आपके साथ है। अगर आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं तो सर आपको पूरा कंटेंट देंगे पूरे रिसर्च के साथ। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले 1835 इंपॉर्टेंट है, पहली एजुकेशन पॉलिसी दिया।
ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। अब देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन हमारा नेशनल एम्बलम लिखा 1911 में पहली बार गाया गया। 1911 1950 में 26 जनवरी 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया था, यानी गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। देख लेते हैं, नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम धरती का पूजन होता है, यानी हम इस धरती को अपना भगवान मानते हैं। वंदे मातरम यानी वतन ही हमारी माता है। ठीक है, वंदे मातरम को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने लिखा? बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी और पहली बार गाया गया 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में 1896 में इसे गाया गया। 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिसमें देश की ज्योग्राफी का वर्णन होता है, मातृभूमि का पूजन यानी मातृभूमि को वंदन किया जाता है वंदे मातरम के थ्रू, यानी इस धरती का वंदन किया जाता है। तो वंदे मातरम लिखा गया, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, यानी हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। ये लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी यानी बीसी चटर्जी ने। चटर्जी जी ने हमारा वंदे मातरम लिखा था। 1896 में सबसे पहले गाया गया। इसमें इतना ही। देख लेते हैं नेक्स्ट, नेशनल प्लेज। नेशनल प्लेज यानी इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। नेशनल फ्लैग के बारे में हमने पढ़ा था कि पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया, लाला हंसराज ने इसका चक्र डिजाइन किया। ठीक है, ये सब बातें हमने पढ़ी। 1907 में हमने पढ़ा, मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी में स्टुटगार्ट एक सिटी है जर्मनी की, वहां पर इसे फहराया, मांग की ह्यूमन राइट्स की। तो ये सभी चीजें किसी ने लिखी हैं। नेशनल जनगण मन हमने पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। हमने पढ़ा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? चटर्जी साहब ने। अब हम देखते हैं हमारा नेशनल प्लेज क्या होता है, किसने लिखा, कैसे शुरुआत हुई। नेशनल प्लेज है इंडिया इज माई कंट्री। कई स्कूल्स में प्रेयर में ये कराया जाता है नेशनल प्लेज। इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। सभी इंडियंस मेरे ब्रदर और सिस्टर हैं, भाइयों और बहनों। ठीक है, भाइयों और बहनों कहा जाता है ना। देखिए कहां से आया, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ये नेशनल प्लेज इस तरह से लिखा गया भारत के सम्मान में। किसने लिखा? सर पीवी सुब्बाराव यानी पीटीमरी वेंकटा सुब्बाराव। आप तेलंगाना के थे। एक बात याद रहे, जनगण मन बंगाली, कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। जनगण मन कुछ भी छूटने नहीं देंगे। जनगण मन सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में। किसमें लिखा था? बंगाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं हम नेशनल प्लेज पे। नेशनल प्लेज को सबसे पहले तेलुगु में लिखा था। किसमें? तेलुगु में, क्योंकि तब का आंध्र प्रदेश और अब का तेलंगाना, इनका अब का राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पीवी सुब्बाराव जी का। अब का तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तेलुगु में इन्होंने क्या लिखा था? इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। कब लिखा था? 1962 में। ये हमारा नेशनल प्लेज है। ठीक है, नेशनल प्लेज 1962 में लिखा गया तेलुगु भाषा में पीवी सुब्बाराव सर के द्वारा। लेकिन 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या करा? एडवाइजरी कमेटी, जो भारत सरकार की एडवाइजरी कमेटी होती है, 1965 में 26 जनवरी, देखिए खास दिन पर खास चीजों को अडॉप्ट किया जाता है। नेशनल एम्बलम को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को, नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1965 को नेशनल प्लेज को अडॉप्ट किया गया एडवाइजरी कमेटी द्वारा भारत सरकार की। इंडिया इज माई कंट्री किसने लिखा? पीवी सुब्बाराव। याद रहेगा आपको, पीवी सुब्बाराव हैज रिटन नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। भारत मेरा देश है और इसमें रहने वाले सभी नागरिक मेरे भाई और बहन है। ठीक है, ऐसा लिखा पीवी सुब्बाराव सर ने, तेलंगाना के।
फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट, क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल सिंबल्स की ये सीरीज यहीं पे समाप्त हुई। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ही सर के क्वेश्चंस ही बताते हैं कि किस बच्चे ने क्लास ध्यान से ली है। फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट हैज इंडिया अडॉप्ट इट्स नेशनल एम्बलम, किस मॉन्यूमेंट से और कब इंडिया ने अपना नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एम्बलम लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ कहां से लिया गया, लॉयन कैपिटल कहां से, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ से लिया गया, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ। अब ये सारनाथ की स्टोरी आपको बता चुके हैं कि सम्राट अशोक था 261 बीसी में, यानी जीसस के जन्म से 250 साल पहले, लगभग 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का वॉर जीता, मन परिवर्तित हुआ, बुद्ध को मानता था, बुद्ध के सिंबलाइज करते हुए, बुद्धिज्म को सिंबलाइज करते हुए, जैसे अपने गुरु की याद में बनवाते हैं ना, ऐसे बुद्धिज्म को सिंबलाइज करते हुए इसने अशोक का स्तंभ सारनाथ वाराणसी में बनवाया है, जो यानी बहुत सारी जगह पर है अशोक स्तंभ। सारनाथ वाले अशोक स्तंभ से हमने लिया लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जिसमें होते हैं 4 लॉयन, जिसमें होते हैं 4 लॉयन ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे उल्टा लोटस होता है, क्या होता है, ऐसे करके उल्टा लोटस है ना, ऐसे लोटस उल्टा, उसके ऊपर ही लॉयन का स्कल्पचर है, 4 व्हील्स हैं जिसमें, 4 व्हील्स हैं जिसमें, और 4 एनिमल्स हैं, यानी नीचे 4 एनिमल्स, लॉयन और दूसरा एलिफेंट, और कौन सा है बच्चों बताओ, ऑक्स, और कौन बताएगा, यस वेरी गुड, हॉर्स, ठीक है। और ये चारों एनिमल्स 4 चीजों को संकेत करते हैं, लायन करेज एंड पावर, एलिफेंट मेडिटेशन एंड पावर, ऑक्स हार्डवर्क एंड हॉर्स स्पीड यानी रफ्तार, ठीक है। ये सब यूं ही नहीं बनाए गए नेशनल एम्बलम, इनमें बहुत सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को है। यानी 24 घंटे आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए, विकास की तरफ ध्यान रखिए, अपनी तैयारी करिए, है ना। स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए 24 आवर्स। कौन सिखाता है हमें, 24 स्पोक्स ऑफ अशोक चक्र, देखो 24 स्पोक्स ऑफ अशोक चक्र, ये देखो, ये थे ना, ये देखो सदैव चलना सिखाता है हमें। ये थोड़ी बच्चों को आलस आया चलो सो गए कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, 24 आवर्स पढ़ाई करने, 24 आवर्स अपने काम में लगे रहना है। 5-6 घंटे सो गए, 1 घंटा खेल लिए, 1 घंटा टीवी देख लिया, बाकी टाइम अपने प्रगति में, क्योंकि बच्चों का असली काम क्या है, पढ़ाई, क्या है, एजुकेशन। तो जब इंडिया जब पढ़ेगा तभी तो हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, डेवलप कंट्री है ना। तो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन बेस्ट होगी तभी जब बच्चे 24 आवर क्या करेंगे, एजुकेशन में लगे रहेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन डिड, अब देखिए नेशनल एम्बलम का व्हेन क्वेश्चन भी था, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ से लिया गया, कहां से, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ। बेटा बार बार आपको इसलिए पढ़ाते हैं आपको सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। देखिए, और व्हेन कब लिया गया, नेशनल एम्बलम, एम्बलम की बात हो रही है, नेशनल एंथम और सॉन्ग की बात नहीं हो रही। तो एम्बलम और प्लेज, नेशनल एम्बलम और नेशनल प्लेज, इसे कब लिया गया था, नेशनल प्लेज को 1965 में 26 जनवरी, और इसको लिया गया था 26 जनवरी 1950 में, 1950 में, यानी गणतंत्र दिवस, जो पहला गणतंत्र दिवस, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के दिन वी हैव अडॉप्टेड अवर नेशनल एम्बलम एज लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ठीक है, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ एज अवर नेशनल एम्बलम ऑन फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट इट्स नेशनल फ्लैग, अब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब किया, इसकी भी कहानी है। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही ब्रिटेन की संसद में, कहां पे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव गया था कि भारत को आजाद घोषित कर दिया जाए, इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री। इस प्रस्ताव को लेके कहां गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जैसे ही ये प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया तो ये कहा गया कि भारत को अपना नेशनल फ्लैग यानी ट्राई कलर फ्लैग को अडॉप्ट करने दो, ठीक है। तो ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश राज था उस समय, तो 22 जुलाई 1947 को, कब, 22 जुलाई 1947, यानी 15 अगस्त 1947 जिस दिन इंडिपेंडेंस हुई हमारी, उससे कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने से भी कम, है ना, 1 महीने में 7 दिन कम, लगभग 22-23 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि इसी दिन पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव किया गया था, ये प्रस्ताव लाया गया था कि इंडिया को अब फ्री कर दिया जाए,
क्योंकि ब्रिटिशर सब तंग आ चुके थे, क्योंकि यहाँ चल रहा था क्या, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चला, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। लॉर्ड माउंट बैटन थे उस समय, जो लास्ट हमारे गवर्नर वो रहे हैं भारत के, लॉर्ड माउंट बैटन रहे गवर्नर। तो वो समझ चुके थे कि अब इंडिया में रहना, अब इंडिया में क्रांति आ चुकी है, वो अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 22 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया, कहां पे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, कि अब हमें भारत को आजाद करना होगा। तो 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अडॉप्ट किया, अपना नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग, 3 रंग होते हैं, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है बेटा, इसी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर आपने इसी तरह से पढ़ाई की तो आगे आपको किसी के पास, किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं। अगर जिस बच्चे ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को, हायर सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छे से पढ़ लिया, उससे कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप अगर ध्यान से इस क्लास को देखेंगे तो आप जानेंगे कि कितनी चीजें आपने अब तक जानी ही नहीं थी, कितनी चीजें आपसे छूटी हुई थी। तो 22 जुलाई 1947, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने लिखा, ये तो सब बच्चों को पता चल गया, रविंद्रनाथ टैगोर सर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ, 1861 में बॉर्न हुए। ठीक है, चीजें याद होनी चाहिए, ऐसे जी के ऐसे याद किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा, हमने 10 चीजें याद कर ली। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ 1861 में, पहली बार 1911 में गाया, कहाँ पे, कलकत्ता में, कांग्रेस अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस की मीटिंग में 1911 में गाया गया। और एडॉप्ट कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में अडॉप्ट कर लिया गया कि ये हमारा नेशनल एंथम है, 24 जनवरी 1950 को। और नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950, यानी वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को एक ही दिन, 24 जनवरी 1950। और नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसी दिन गया था प्रस्ताव कि भारत को अब आजाद कर दो, क्योंकि भारत में हो चुकी है क्रांति, अब भारत का युवा जाग चुका है ना। जब भारत का युवा, या भारत के बच्चे ही तो युवा हैं, ये बच्चे जाग जाएंगे तो भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। व्हाट डज हॉर्स इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर, हॉर्स मैंने बताया था 4 आपके एनिमल होते हैं नेशनल एम्बलम में, लॉयन, हॉर्स, एलिफेंट। अब देखो क्वेश्चन में तो हॉर्स पूछा है, लेकिन सर क्यों बता रहे हैं चारों चीजें, ताकि आपकी रिवाइज हो जाए। लॉयन, हॉर्स, एलिफेंट एंड ऑक्स। लॉयन फॉर पावर एंड करेज, पावर से ज्यादा करेज, क्योंकि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा ना, बहादुरी भी तो होनी चाहिए। तो लॉयन के पास बहादुरी और ताकत दोनों होती है। हॉर्स के पास होती है स्पीड, यानी ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, हॉर्स स्टैंड्स फॉर स्पीड। एलिफेंट के पास होता है मेडिटेशन, और ताकत भी होती है मेडिटेशन, और जिसमें होगी मेडिटेशन और मेडिटेशन उसी पे आएगी पावर। जो शांत रह के, जो बच्चा शांत रह के अपनी पढ़ाई करता रहेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, शांत, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है उड़ाने दो, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, कोई आपसे बात नहीं करता ना करे, आप अपनी पढ़ाई करते रहो। मेडिटेशन, एलिफेंट की तरह रहो, मस्त एकदम शांत। देखना आप जिस दिन आप सक्सेस हो गए सारे आपसे बात करने आएंगे, जिस दिन आपका रैंक आएगा सैनिक स्कूल में उस दिन सब आपसे बात करने आएंगे, सब कहेंगे, कोई आपको मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि जो मजाक उड़ाते थे वो सैड बैठे होंगे, वो दुखी बैठे होंगे। आपको करनी है एलिफेंट की तरह मेडिटेशन और पावर। आप मेडिटेशन आपके पास, देखो एलिफेंट की तरह मेडिटेशन करोगे, पावर अपने आप आपके पास आएगी। ऑक्स करता है हार्ड वर्क, और ऑक्स से सीखने को क्या मिलता है, हार्ड वर्क। यानी डेली छोटे छोटे टास्क बनाइए, डेली छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, आज मुझे ये अच्छे से पढ़ना है, आज मुझे सर की नेशनल एम्बलम सिंबल्स की क्लास देखनी है और अपने अपने नोट्स बनाने, आज इसको कंप्लीट करना है। आप देख लीजिएगा, आपका एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट अशोक चक्र ऑफ ट्राई कलर फ्लैग इज टेकन, अशोक चक्र किस मॉन्यूमेंट से लिया गया था। अशोक चक्र हमें पता है ना, अशोक चक्र कौन सा, जो ट्रूथ और पीस है ना, व्हाइट कलर ऑफ फ्लैग में होता है, यानी ट्रूथ की निशानी होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, नेवी ब्लू कलर का होता है। देखो कहां से लिया गया, तो हमें पता है बेटा, अशोक चक्र कहां से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र लिया गया है सारनाथ से, अशोक के पिलर से। ठीक है, अशोक का चक्र अशोक के पिलर से लिया जाएगा, जो कहां पे है, सारनाथ में। नेवी ब्लू कलर रखा गया इसीलिए ये ट्रुथ की निशानी है, क्योंकि ब्लू कलर होता है स्काई का, ओशियन का और सी का। तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो बच्चों सिंबल्स एंड आइकन्स में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में और सिंबल्स एंड आइकन्स ऑफ इंडिया के साथ आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।